कायनात सो रही थी, रात जवान हो चुकी थी। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और हाथ का दबाव बढ़ता चला गया। किस्मत यावर थी, दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। वो अंदर दाखिल हो गया। कमरे में ठंडी रोशनी जाग रही थी। माहौल इस खौफनाक रोशनी में सोया हुआ था। सामने ही वो हसीन चेहरा मसहरी पे पड़ा था, जिस्म पर एक कोमल कली महव खौफ थी। मसहरी की गर्दन पड़े गुलाबी रंग के पर्दे रोबे हुसन से लरस रहे थे। आसमानी रंग के बारीक लिबादे से खुमार जवानी झलक रहा था। घटाएं बिखरी हुई थीं, गुलाब की पत्तियां नीमवा थीं और उनके दरमियान सुच्चे मोती चमक रहे थे। सीने के उभारों के जीरो बम से कायनात लर्जा थी। पतली कमर बर्फ पोश पहाड़ों से के दरमियान पहनी हुई जरी के से पेचो कम के मनाजिर पेश कर रही थी। राकेश पत्थर का बुत बन गया। उसकी आंखें पथरा गईं, उनसे जिंदगी का नूर छिन गया। वो खुद को एक तपते हुए रेगजार में महसूस करने लगा, जहां सूरज आग बरसा रहा था। होंठ प्यास से खुश्क हो रहे थे और जब तपश नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, जिंदगी मौत की आगोश में जाने लगी, तो लरसते हुए कदमों से आबे हयात की तरफ बढ़ा। अपने सूखे हुए होंठ झुकाए और शीरी चश्मे में डुबो दिए। सुकून का एक लामुतनाही समंदर था, जिससे नम बुखारात उभर रहे थे। नरमी का एक ढेर था जो उसके चौड़े जिस्म के नीचे दब रहा था। सांसों की जीरो बम बेतरतीब हो गई। नाजुक जिस्म कसमसाया और आंखें खुल गईं। दोनों हाथ उठे, नाजुक सी मुदाफत हुई और फिर सफ़ेद मालाएं राकेश के गले का हार बन गईं। प्यार का जवाब गर्मजोशी से मिलेगा, राकेश के वहम गुमान में भी ना था। वो दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह बन गया। उसका दिल आसमान की बुलंदियों पर नाचने लगा, लेकिन फिर हवास जाग उठे। वो चूक पड़ी और तड़प कर उससे अलहदा हो गई। आंखों में हल्का सा खौफ था, लेकिन इस खौफ के पीछे एहसास लज्जत भी छुपा हुआ था। एक हल्की सी हैरानी भी थी। जज्बात से मगलूब राकेश भी होश में आ गया। उसका जिस्म हौले हौले कांपने लगा। पेशानी पसीने से तर हो गई। झील सी गहरी आंखों में खौफ की स्याही फैल गई और शायद इस खौफ, इस इनफाल को पसंद किया गया। नाजुक पत्तियां खुल गईं, मोती बिखर गए, खौफ मिट गया। तलब उमड़ आई और उसकी लरसती आवाज उभरी, तुम कौन हो? राकेश। न जाने कैसे राकेश के होंठ फिसल गए। ओह, ललावती के भाई? हाँ। रामचरण चचा के बेटे? हाँ। राकेश किसी मुजरिम की तरह जवाब दे रहा था। क्या सहमे हुआ है? और राकेश ने इस सवाल पर चूम कर उसे देखा, फिर दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। 1 बजे है, सब सो गए हैं। सवाल में ही हिम्मत अफजाई की गई। हाँ तो बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? हसीन दावत दी गई और एक बार फिर राकेश के दिल में रोशनी फूट पड़ी। बैठ जाओ राकेश, मैंने पहले तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं है। अभागी हूँ, राकेश ने सुलगती आवाज से कहा। ओ नहीं, बस मगर तुम बैठो ना। तीसरी बार कहा गया और राकेश बैठ गया। वो पसंदीदा निगाहों से उसे देख रही थी। शायद इस नरम मिजाजी का महरक कोई दिलकश खौफ था, जिसने जहन पर खुशगवार असरात मुरतब कर दिए थे, जो दिल की नाजुक कलियों पर मौजूद थी और कलियां चुटकी हुई थीं। राकेश के दिल में जा बजा कमल खिल रहे थे। इस समय कैसे चले आए थे? दिल नशीन लहजे में पूछा गया। दिल की तड़प ने जिंदगी की बाजी लगाने पर मजबूर कर दिया था। वो सोच भरी आवाज में बोला, ओह, ऐसा तड़प रहा था तुम्हारा मन? हाँ, मगर पहले तो तुम कभी मेरे सामने नहीं आए। जुर्रत ही नहीं हुई मलका हुसन के चरणों में आने की। कोई आशा भी नहीं थी, अपने भाग पर विश्वास भी नहीं था। राकेश ने बदस्तूर उसी अंदाज में जवाब दिया और वो रहम भरी निगाहों से उसे देखने लगी। चौड़ा चकला जिस्म, हसीन मर्दाना चेहरा, नरम नरम सीना, खूबसूरत आंखें जो दिल के सोच की तर्जुमान थी। ये नौजवान दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है। और फिर इसके गर्म हाथों का लम्स, उसकी चौड़ी छाती का दबाव, उसके जिस्म में लज्जत उभर आई। लेकिन फिर उसकी आंखों में एक तवीलुल कामत जिस्म उभर आया, पुररोब चेहरा उभर आया, बालों के सफ़ेद गुच्छे उभर आए और जवाहरात से टंगी हुई पोशाक उभर आई। जवानी को यूं सस्ते दामों फरोख्त करना मुनासिब ना होगा। एक आम औरत बनकर रह जाने से क्या फ़ायदा? जिसके लिए इतना रियाज किया है वो क्यों ना हासिल किया जाए? जज्बात की लहरों में बहने के बजाय संभलना अच्छा है कि इसी पर मुस्तकबिल का दारोमदार है। हर चंद की ये नौजवान हसीन है, दिलकश है। इसके पास जवानी की जो गर्मी होगी वो बूढ़े जिस्म में कहाँ। ये इसकी जवानी का सही मुकाबिल है। लेकिन एक तजर्बाकार व्यापारी की तरह वो अपने माल को महंगी कीमत पर फरोख्त करना चाहती थी। वो राकेश से मुतासिर हो गई। उसकी जवानी राकेश को तलब कर रही थी, लेकिन अक्लो खुर्द इसके मुनाफी थी। वो उसे संभलने की तलकीन कर रही थे। और फिर अगर वो जवानी की धारे में बह गई तो उसको उसका कोमल जिस्म हाथियों के कदमों तले रोन दिया जाएगा और राकेश भी मारा जाएगा।
अरे नहीं नहीं, संभालना चाहिए। इस नौजवान की ज़िंदगी भी बख्श देनी चाहिए। अगर इसे ना संभाला गया तो पगला जान दे देगा। चुनाचे चंद्रबदन ने खुद को संभाला। उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। नरम खदोहाल में कुछ सख्ती आ गई। आवाज़ में किसी कदर गुस्से का अंसर शामिल हो गया और उसने सर्द आवाज़ में उसे मुखातिब किया, राकेश। राकेश की झुकी हुई गर्दन उठी। इस समय तुम्हें नहीं आना चाहिए था। राकेश के लहजे की इस सर्दमेहरी पर चूक पड़ा। उसने अचंभे से उसे देखा। कैसी अनोखी है ये लड़की। कभी तो दिल के कमल खिला देती है, कभी मन में आग लगा देती है। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? तुम पिताजी के दोस्त की बेटी हो, लेकिन गलत बताया गया है तुम्हें। मैं भी तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ। हाँ, सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि अगर किसी को इल्म हो जाए कि तुम इस तरह मेरे कमरे में आए और सोते में तुमने मेरे बदन को छुआ, तो तुम तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या होगा। या हो सकता है कि तुम्हारी इस खूबसूरत हवेली पर हल चला दिए जाएं। हो सकता है तुम्हारे बहन भाइयों, तुम्हारे माता पिता, सबके हाथियों के पैरों तले रोन दिया जाए। मेरा जीवन मेरा अपना नहीं है राकेश। अगर मैं अपनी होती तो शायद तुम्हें कबूल कर लेती, लेकिन मैं नहीं हूँ, कोई और है। इसलिए संभलो और जिस तरह आए हो इसी तरह खामोशी से वापस लौट जाओ और समय का इंतज़ार करो। मुमकिन है वो हो जाए जो तुम चाहते हो। मैं इस राज को राज रखूँगी, लेकिन इसके बाद अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो वो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी, और इस भूल का जो नतीजा होगा इसकी पेशगोई मैं कर चुकी हूँ। राकेश फिर खंग हो गया। वो एक बार फिर उसके मन में अंधेरे सुलग उठे। एक एक करके तमाम रोशनियां बुझ गईं, तारीकियां उमड़ आईं और सब कुछ उसकी निगाहों से मादूम हो गया। दुर्गावती, उसने डूबती हुई आवाज में कहा। कुछ नहीं राकेश, निकल जाओ मेरे कमरे से, इससे पहले कि ये राज छुपाना मेरे बस में ना रहे। तुम यहाँ से चले जाओ राकेश, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा ना होगा। तुम भी बेमौत मारे जाओगे। और वो मसहरी से नीचे उतर गई और राकेश खड़ा हो गया। उसने आखिरी बार चंद्रबदन को देखा और फिर लड़खड़ाते कदमों से चला गया। चंद्रबदन उसे जाते देखती रही। राकेश का कवि हेकल जिस्म निगाहों से ओझल हो गया तो उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से तासुफ झांक रहा था। फिर उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता से बड़बड़ाए। पगले, निराश ना हो, तेरा भी समय आएगा। तूने चंद लम्हात में जो मंजिल हासिल की है वो कोई भी हासिल नहीं कर सका। मैं वादा करती हूँ, मेरा वक्त आने दे, तुझे वो जिसका तुझे तसव्वुर भी नहीं होगा वो दूंगी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। पूरा एक माह गुजर गया था। ये एक माह शरद चंद्र ने जिस तरह गुजारा था उनका दिल ही जानता था। उदय चंद जी से मिलते रहते थे। एक आध बार वो रात की तारीकियों में चंद्रशद से मिलने भी आए थे। दर हकीकत चंद्रबदन में एक निराला बांगपन पैदा हो गया था। वो हर तरह से रानी बन गई थी। उदय चंद जी बड़े मुतमईन थे। और फिर एक शाम शरद चंद्र ने उन्हें तलब कर लिया। उनका चेहरा उतरा हुआ था। हमारे सब्र का कब तक इम्तिहान लोगे उदय चंद जी? अगर चंद्रबदन हमें ना मिली तो हम पागल हो जाएंगे। बताओ उसे हमें कब दे रहे हो? हम उसके दर्शन तो करवा दो। क्या तुम से इतना सा काम भी नहीं हो सकता? सिर्फ चंद रोज और महाराज। ठीक 5 दिन के बाद महाराज का जन्मदिन मनाया जाना है। पूरे शहर में तैयारियां हो रही हैं। चंद्रबदन भी महाराज के जन्मदिन में शरीक होगी। ओह! शरद चंद्र जी उछल पड़े। उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने मुसरत से कहा, सचमुच तुम मेरे सच्चे दोस्त हो उदय चंद जी। हम तुम्हें बहुत सी जागीरें देंगे। सब कुछ महाराज का दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि किसी मुख से महाराज की शान में बोले अल्फाज ना निकलें, वरना चंद्रबदन अब तक महाराज के चरणों में होती। उदय चंद जी, क्या वो भी हमारे लिए बेकरार है? तड़पती है महाराज आपके लिए। हैरान हूँ इस बात पर कि आपने उसके लिए सब कुछ किया है। काश वक्त मुख्तसर हो जाए, काश हमारा जन्मदिन आ जाए। और फिर जन्मदिन आ ही गया। पूरे मुल्क में 2 रोज पहले से दिवाली मनाई गई। रोशनियां जाग उठी, टानक सोरंग होने लगे। दुश्मन भी अकीदत के इजहार के तौर पर खुशियां मना रहे थे। मेले लगे हुए थे। शरद चंद्र का दिल बिलियों उछल रहा था। फिर राज दरबार में पूरे मुल्क के बड़े बड़े लोग नजराने लेकर हाजिर हुए। छोटी छोटी रियासतों के राजे भी उसमें शरीक हुए। हर शख्स निराली आन बान दिखा रहा था। नौजवान दासियां मेहमानों की खिदमत कर रही थीं। जर्क बर्क लिबास में लिपटी हुई बहारें रक्सा थीं। आरती उतार दी गई, इनामत तकसीम हो गए और फिर महफिल रक्सो सरूर जमी। गवैयों ने दराज़ी उम्र के गीत गाए, रकासाओं ने कमाल फ़न पेश किया और फिर अचानक महल पर सकूत तारी हो गया। आसमान से सरस्वती का तख्त उतरा था। राजा इंद्र ने बधाई दी और एक अप्सरा को महल की रौनक बढ़ाने के लिए धरती पर भेज दिया गया था। तमाशाइयों की आंखें हैरत से फैल गईं, दिलों की धड़कनें रुक गईं और शरद चंद्र का चेहरा आग की तरह सुर्ख हो गया। सुर्ख लहंगा, सुर्ख चोली, मोतियों जुड़ी हुई
दूध से ज़्यादा सफ़ेद कमर जिस पर लिबास के आतिशी साए रक्सा थे, कमल की तरह खिला हुआ चेहरा, याकूत की तरह सुर्ख होंठ, आंखों में काजल के डोरे खींचे हुए, मांग में मोती सजाए, पैरों में चांदी के घुंघरू बांधे वो महफिल में आई और तमाम रंग फीके पड़ गए। हसीनाएं एहसास कमतरी में मुब्तला हो गईं, अपने अपने चेहरे छुपाने लगीं, अपने प्रेमियों को देखकर हसद की आग में जल उठीं। फिर चंद साजिंदे आए और कतार में बैठ गए। एक ने बधाई का गीत छेड़ दिया, सास जाग उठे और चांदी के घुंघरू छनछना उठे। माहौल लरज उठा, शाखे गुल लचक रही थी, नाजुक कमर बल खा रही थी और महफिल आसमान के शहर में बुलंद हो गई थी। ये रक्स इख्तिताम था। ऐसा लगता था जैसे इसके बाद कायनात से जिंदगी फना हो जाएगी, कोई जानदार बाकी ना रहेगा, लोग पत्थर के हो जाएंगे, हवाएं ना चलेंगी, कुछ ना होगा सवाए सकूत के। सकूत एक लामुतनाही सकूत। दिलों की धड़कनें बंद हो गई थीं। हर शख्स महवे हैरत था। हसीना थी या क़यामत? ये हुस्न कहाँ से आया? देवताओं ने इन्हें कहाँ तख्लीक किया? ये कहाँ पोशीदा था? कोई जहन इसका तज्जिया करने के काबिल ना रहा था। और शरद चंद्र के दिल की तो कैफियत कुछ और ही थी। आज वो सब्र नहीं कर सकते थे। आज वो पूरी कायनात के सामने उरियां हो जाने का फैसला कर चुके थे। चंद्र बदन की एक समय की जुदाई अब उन्हें शाक थी। रक्स जारी रहा और फिर क्लाइक्स पर पहुंच गया। जान आंखों सिमट आई थी। फिर साज रुक गए और जिंदगियां सिसकियां लेने लगी। रकासा के कदम रुक गए। उस वक़्त वो शरद चंद्र के सामने थी। फिर जब शहर टूटा तो शरद चंद्र खड़े हो गए। उनकी बेकरारी देखकर उदय चंद जी भी खड़े हो गए। मेरी भतीजी है सरकार, इसने खास तौर से शरद चंद्र महाराज के जन्मदिन के लिए रक्स सीखा है। बड़ी अकीदत है इसे महाराज से सरकार। बधाई हो रामचरण जी, आप जैसे मुअज़्ज़ज़ ब्राह्मण की ज़ात पर तो कोई शक ही नहीं किया जा सकता। आपने जिस तरह इस महफिल को रौनक बख्शी है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। क्या आपकी भतीजी की शादी हो गई? नहीं सरकार, अभी इसने तालीम मुकम्मल की है। क्या नाम है तुम्हारा सुंदरी? उदय चंद जी ने पूछा। दुर्गावती। क्या मांगती हो? उदय चंद जी ने पूछा और शरद चंद्र आगे बढ़ाए। इनाम मांगे नहीं जाते उदय चंद जी, दिए जाते हैं। उन्होंने अपने गले से कीमती माला उतारी और चंद्र बदन के गले में डाल दी। महल में ताज़ियाने गूंज उठे थे। हर शख्स समझ गया कि कुमारी दुर्गावती के भाग जाग उठे हैं। इस आसमानी हूर की जगह राजमहल के अलावा कहाँ हो सकती है? बहरहाल ड्रामा मुकम्मल कामयाब रहा। हर शख्स को पता चल गया कि दुर्गावती रामचरण की भतीजी है और शरद चंद्र की मंजूर निगाह। जन्मदिन की तकरीबात खत्म हो गईं। जो काम होना था वो हो गया था। दुर्गावती को दोबारा रामचरण की हवेली पहुंचा दिया गया था। और फिर तीसरे दिन पूरे शहर में डांडी पिट गई कि महाराज शरद चंद्र जी कुमारी दुर्गावती से शादी कर रहे हैं। इस शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई, जो ज़्यादा दूर ना थी। शरद चंद्र बहुत खुश थे। उनकी दिली मुराद पूरी होने में अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए थे। सिर्फ चंद रोज़ और उसके बाद उनकी आरज़ू उनकी आगोश में होगी। शहर के लोगों को कोई हैरत ना थी। दुर्गावती का हुस्न ही ऐसा था कि महाराज तो महाराज थे, हाज़रीन महफिल तड़प कर रह गए थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि महाराज उसे हासिल कर सकते थे, दूसरे नहीं। वैसे रामचरण भी खरी जात का ब्राह्मण था, इसलिए किसी को एतराज़ ना हुआ। जिन लोगों को दुर्गावती के बारे में मालूम नहीं था, उन लोगों को भी दूसरे लोगों से मालूम हो गया। महल में रानियाँ चीं थीं, इनके दिलों में इज़्तिराब था। अपने तौर पर उन्होंने दुर्गावती के बारे में मालूमात हासिल कर ली थी। वो इसे रक्स करते ना देख सकी थी। और फिर जब उन्हें इसके हुस्न की तफसील मालूम हो गई तो वो ठंडी सांसें लेकर रुक गई। क्या कर सकती थी? इस तरह शादी की तैयारियां जोरों शोर से होने लगी। रामचरण का घर दौलत से भर दिया गया था। लाखों रुपया इसे तैयारियों के लिए मिला था। राजा के शायान शान इंतजाम जो करना था, और इन इंतजामात में राकेश भी शरीक था। और जिस तरह शरीक था उसका दिल ही जानता था। उस रात के बाद से आज तक उसने दुर्गावती की शक्ल नहीं देखी थी। शायद दुर्गावती ही की ईमा पर उसके गिर्द दीवारें और तंग कर दी गई थी, लेकिन उसका दिल था कि इन पाबंदियों को कबूल नहीं कर रहा था। दुर्गावती के अल्फाज उसे याद आ रहे थे और इन अल्फाज की अहमियत उसे आज महसूस हो रही थी, लेकिन बात उसकी समझ से बाहर थी। दुर्गावती उसके पिताजी के दोस्त की लड़की थी, जो उसे दोस्त की मौत के बाद ले आए थे। फिर दुर्गावती को यकीन क्यों था कि वो रानी बनेगी? उसे दोस्त की मौत के बाद ले आए थे, फिर दुर्गावती रानी बन गई। उसने कहा कि अगर राकेश के इस इक़दाम की इतला हो जाए तो उसके मकान पर हल चला दिया जाएगा। कि क्या इसलिए कि वो महाराज की मंजूर निगाह थी? ये तमाम मामलात उसे नहायत पुरअसरार मालूम हो रहे थे। वो इस राज को जानने के लिए बेचैन था, लेकिन किससे मालूम करता, कौन उसे बताता?
ले देकर एक दुर्गावती थी, लेकिन उस तक रसाई नामुमकिन थी। वो बाप के साथ काम धंधों में लगा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग इसी उधेड़बन में था। फिर उसके जहन में एक तरकीब आई, माँ बहरहाल माँ होती है। अगर वो अपना दर्द दिल माँ से कहे तो शायद वो इसका मदावा कर सके। हालांकि अब इसकी क्या गुंजाइश थी। महाराज इससे शादी का ऐलान कर चुके थे और जिससे महाराज शादी करना चाहें उसकी तरफ किसी कोई बुरी निगाह उसके पूरे ख़ानदान के लिए तबाही बन सकती है। लेकिन ये सब कुछ उसके बाप का किया धरा था। यकीनन उसके बाप ने दरबार में कोई ऊंचा मुकाम पाने के लिए ये चक्कर चलाया था। उसके दिल में गुस्से की लहरें दौड़ने लगीं। लालची बाप को दौलत इकट्ठी करने का इतना शौक हो गया कि वो ऐसी ऊंची हरकतों पर उतर आया। उसने फैसला किया कि वो माँ को साफ साफ बता दे कि वो दुर्गावती को चाहता है। उसके हक पर डाका डाला गया और उसका कोई कदम अगर उसके खानदान की तबाही का बाइस बन जाए तो उसे इल्ज़ाम ना दिया जाए। चुनाचे वो माँ के कमरे की तरफ चल पड़ा। उसकी 2 बहनें माँ के पास मौजूद थीं। माँ ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। फिर दोनों बाहर जाओ तुम दोनों, राकेश ने बहनों से कहा और उसके सर्द लहजे में चूंक कर उसे देखने लगा। क्या बात है भैया, उसकी चहेती बहन ने पूछा। सुना नहीं तुमने, बाहर जाओ, वो चीख कर बोला। दोनों बहनें डर गईं और खामोशी से बाहर निकल गईं। पुष्पावती हैरानी से उसे देखने लगी। क्या बात है राकेश, उन्होंने पूछा। दुर्गावती कौन है माँ, उसने सर्द लहजे में सवाल किया और पुष्पावती का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। वो घबराए हुए अंदाज में चारों तरफ देखने लगी। फिर उन्होंने घबराई हुई आवाज़ में कहा, बात क्या हुई रे? मेरे सवाल का जवाब दो माँ, दुर्गावती कौन है? राकेश ने बदस्तूर लहजे में पूछा। उसकी आंखों में शोले तड़प रहे थे। पुष्पावती उसके इस अंदाज पर लड़स गई। ताहम राकेश उनका अपना बेटा था। उन्होंने खुद को संभाला। शौहर की जुबानी दुर्गावती की हकीकत मालूम हो चुकी थी और अब तो ये बात शहर वालों से भी छुपी नहीं रह गई थी कि खुद दुर्गावती की जगह क्या थी। पहले तो बात बता, तब तेरी बात का जवाब दूंगी। पुष्पावती ने भी सख्त लहजा इख्तियार कर लिया। सुनो माँ, मैं ये राज मालूम ज़रूर करूँगा कि दुर्गावती कौन है, उसे क्यों लाया गया था। माँ, मैं अभी कोई नीच जात नहीं। भरत नवास में हमारी भी इज्जत है। पिताजी अगर दौलत के लालच में इज्जत गंवाते को तैयार हो गए तो मैं इज्जत पर अपनी जान दे दूंगा। मुझे भी जीवन गुजारना है और ये जीवन मैं अपनों और परायों के सामने गर्दन झुकाकर नहीं गुजारना चाहता। मगर तेरी गर्दन क्यों झुक गई रे? दुनिया ये कहेगी ना माँ कि रामचरण ने दौलत हासिल करने के लिए दोस्त की बेटी महाराज को पेश कर दी। मुझे बताओ माँ, दुर्गावती को राज दरबार में क्यों नचाया गया? सिर्फ इसलिए ताकि महाराज उस पर लट्टू हो जाएं और पिताजी का मुंह दौलत से भर जाए। राकेश ने तंजिया अंदाज में कहा। क्या तू पागल हो गया है राकेश? अपने पिता पर ऐसे इल्जामात लगा रहा है? पुष्पावती ने परेशानी से कहा। और उसे यकीन क्यों था माँ कि वो महलों की रानी बनेगी? किसे? पुष्पावती बदहवासी से बोली। मुझे सब कुछ बता दो माँ, मैं बच्चा नहीं। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं दुर्गावती से पूछूंगा, मैं उसकी हत्या कर दूंगा। नतीजा कुछ भी हो, मैं उससे प्रेम करता हूँ। हमारे पास बहुत दौलत है माँ। तुम पिताजी से कहो कि वो मजीद दौलत हासिल करने की कोशिश ना करें। मेरे मन का सुकून मुझे दे दें। पुष्पावती के हाथ पांव फूल गए। राकेश ने उसकी गोद में सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। पुष्पावती की आंखों से भी आंसू रवा हो गए। बेटे की नाकाम आरजुएं उनके सामने आन खड़ी हुई और वो उसकी हालत पर तड़प उठी। लेकिन बात कहीं आगे की थी। रामचरण जी का कोई कसूर नहीं था। वो दौलत के भूखे नहीं थे। अगर दुर्गावती कोई आम सी लड़की होती तो सारी दौलत कुर्बान करके बेटे की झोलियों से खुशियों से भर देती। लेकिन इन बेचारों को कोई कसूर नहीं था। महाराजा ने एक काम उनके सुपुर्द किया था जो उन्होंने इंजाम देना था। लेकिन ये नई अफ्ताद उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बेटे को कैसे तसल्ली दें। तो हम सूरत हाल की नज़ाकत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गई थी। राकेश को संभालना भी ज़रूरी था, वरना बेइज्जती की मौत पर सर पर आकर खड़ी होती। कई मिनट तक वो बेटों के बालों में उंगलियों से कंघी करती रहीं। फिर भराई हुई आवाज़ में बोली, राकेश, एक बात कहूँ मेरे लाल, अगर तू चाहता है कि तेरी बहनों को सरेआम नंगा कर दिया जाए, अगर तू चाहता है कि तेरी माँ को जिंदा जला दिया जाए, अगर तू चाहता है कि तेरे पिताजी को हाथी के पाँव के साथ बांध कर मार डाला जाए, तो तेरा जो मन चाहे कर। हम तेरी खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। और अगर तू चाहता है कि ये सब कुछ ना हो तो अपने दिल पर पत्थर रख ले। दुर्गावती तेरे लिए नहीं, वो महलों की रानी है। वो हमारे पास महाराज की अमानत थी जिसे महाराज ने वापस मांगा है। हमारी क्या मजाल कि हम उनके आज्ञा के खिलाफ कुछ करें। तो मुझे बताती क्यों नहीं माँ, वो कौन है? क्या वो पिताजी के शोरगबाश मित्र की बेटी नहीं है? क्या ये सब कुछ एक ढोंग था? मगर ये नाटक क्यों रचाया गया था? बस यूँ समझ लो ये महाराज का हुक्म था। तो वो पिताजी के दोस्त की बेटी नहीं?
मुझे कुछ नहीं मालूम राकेश, तेरे पिताजी को भी कुछ नहीं मालूम। मेरे लाल तू सब्र कर, अगर कोई और बात होती तो हम सब कुछ कुर्बान करके दुर्गावती को तेरी दुल्हन बना देते। बस यूँ समझ ले कि अगर हम जीवन भी दे दें तभी वो तेरी नहीं बन सकती। उसे बड़ा मान है अपने ऊपर, उसे यकीन था कि वो रानी बनेगी। मेरा जीवन बर्बाद हो गया माँ, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। वो माँ की गोद में सर रखे रोता रहा और पुष्पावती की आंखों से भी आंसू गिरते रहे। बेटे की दिल आजारी से उसका दिल भी टुकड़े टुकड़े हो गया था, लेकिन वो मजबूर थी। जिंदगी देकर भी वो बेटे के लिए वो हासिल नहीं कर सकती थी जो वो चाहता था। राकेश उनकी गोद में पड़ा रोता रहा और पुष्पावती को भी रुलाता रहा। जब दिल का बोझ हल्का हो गया तो वो उठा और मुड़कर वापस जाने लगा। तब पुष्पावती ने उसका दामन पकड़ लिया। मुझे बताकर जा राकेश, तू कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाएगा जो हमारे घर की तबाही का बायस बन जाए। हम सब मजबूर हैं बेटा, तेरे पिताजी भी बहुत मजबूर हैं। एक फर्ज उन्हें सौंपा गया था, उन्होंने अदा करना ही था, राजी से या नाराजगी से। तेरे मन के रोग ने माँ का मन तड़पा दिया है, लेकिन मजबूरी है। अपने मन की शांति के लिए इस घर की तबाही मत बन जाना राकेश, माँ की यही खुशी है, आगे तेरी मर्जी। नहीं माँ, तुम इत्मीनान रखो, तुम इत्मीनान रखो माँ, राकेश ने टूटी हुई आवाज में कहा और लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल गया। पुष्पावती की आंखों से भी आंसू उमड़ पड़े। आखिर वो शुभ घड़ी आ गई जब शरतचंद्र की बारात रामचरण के घर आ गई थी। पूरे भरत नवास की उसकी दुल्हन बनाया गया। रामचरण का घर आसमान की कोई गोशा मालूम हो रहा था, 2 सितारों से सजा हुआ था। बारात इतने धूमधाम से आई थी कि देखने वाले देखते रह गए। रंडियों के गिरोह नाच रहे थे, पूरी राजधानी के बैंड बाजे साथ आए थे। हाथियों की लंबी कतारें थीं जिन पर उमरा बैठे हुए थे। बीच में शरतचंद्र जी का सबसे ऊंचा हाथी था, जिसके होदे से फूल निशावर किए जा रहे थे। जर्क बर्क लबास में मलबूस दरबारी साथ साथ पैदल चल रहे थे। चंद्रबदन की सखियां बारात देखने चली गईं और चंद्रबदन तन्हा रह गई। वो अपनी कामयाबी पर नाजा थी और उसके हसीन होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी, एक कामयाब शिकारी की मुस्कुराहट जिसका शिकार बिलाखिर उसके जाल में आन फंसा हो। आखिर उसने अपना मुकाम हासिल कर ही लिया था और अब पूरे मुल्क की हुकूमत उसके हाथ में मौजूद होगी। वो उस प्रजा की किस्मत की मालिक बन जाएगी। लोग उसे झुक झुक कर सलाम करेंगे। आखिर उसने अपने हुस्न का खराज हासिल कर लिया था। ये हुस्न उसे भगवान ने दिया था। उसके दिल में भी ये अजीमुशान बारात देखने की ख्वाहिश पैदा हुई और वो उकबी झरोके की तरफ बढ़ गई। उकबी झरोके तक जाने के लिए उसे एक कमरे से गुजरना पड़ता था, लेकिन जो ही वो उस कमरे में दाखिल हुई उसका दिल धड़क उठा। कोई उस कमरे में मौजूद था। उसने लंबे घूंघट को उठाकर देखा और देखती रह गई। वो राकेश था। सूजी सूजी लाल आंखें, खुश्क होंठ कपकपाते हुए, अजीब सी सुगवारी थी उसके चेहरे पर। चंद्रबदन पहले तो डर गई, लेकिन फिर राकेश की हालत देखकर उसका दिल नरम हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो राकेश? उसने साफ आवाज में पूछा और राकेश आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ाया और उसके होंठ कपकपाए, लेकिन आवाज ना निकल सकी। तब चंद्रबदन आगे बढ़ी और राकेश के नजदीक पहुंच गई। तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? राकेश अब भी कुछ ना बोला। वो जलती हुई निगाहों से चंद्रबदन को देख रहा था। चंद्रबदन उन निगाहों से घबरा गई। जाओ राकेश, यहाँ से चले जाओ, कोई आ गया तो न जाने क्या हो जाए। आखिरी बार देख लेने दो दुर्गावती, शायद मन शांत हो जाए। शायद मन को शांत करो राकेश, क्या ये जरूरी है? भरम खुल गया तो बहुत बुरा होगा। मुझे कुछ बातें बता दो, उसके बाद फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। राकेश ने इसी तरह लरजते हुए लहजे में कहा। पूछो जल्दी, चंद्रबदन परेशानी से पीछे देखते हुए बोली। तुम पिताजी के दोस्त की बेटी नहीं, इन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। सुनो राकेश, दिल के हाथों मजबूर होकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जो तुम्हारे घर की तबाही बन जाए। नाराज मत होना, दुर्गावती के मन में भी तुम्हारा ख्याल है। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। मेरे जीवन के लिए यही सहारा काफी है दुर्गावती। मुझे वो मिल गया है जो मैं चाहता था। इत्मीनान रखो, तुम्हें राज दरबार मुबारक। मैं अब कभी तुम्हारी राहों में नहीं आऊंगा। राकेश ने फीकी मुस्कुराहट से कहा और थके थके अंदाज में वापस मुड़ा। सुनो, चंद्रबदन की आवाज उभरी और उसके कदम रुक गए। मेरे पास आओ, और उसने कहा और राकेश किसी मामूल की तरह उसके नजदीक पहुंच गया। तब चंद्रबदन के हिनाई हाथ आगे बढ़े और राकेश की गर्दन में हमायल हो गए। फिर उसने राकेश के होंठों पर होंठ रख दिया और एक बूसे से के बाद उसने दोनों हाथ राकेश के सीने पर रखकर उसे धकेलते हुए कहा, अब जाओ राकेश, ये मेरी अमानत है, इसकी हिफाजत होशमंदों की तरह करना। और वो वापस पलट आई। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। राकेश के बाहर जाने का दूसरा दरवाजा मौजूद था। शरतचंद्र की बूढ़ी उमंगें फिर से जवान हो गई थीं। यूं भी उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, होती भी तो क्या, वो महाराज थे और महाराज कभी बूढ़े नहीं होते। चंद्रबदन उनसे 2 बार मिली थी और उसने इजहार नापसंदीदगी नहीं किया था। उनसे किसी ने भी इजहार नापसंदीदगी नहीं किया था।
महाराज सिर्फ पसंद ही किए जाते हैं। बहरहाल सिर्फ चंद्रबदन सदा के लिए इनकी हो गई थी। भरत नवास में ऐसा जश्न कभी नहीं देखा गया था। किसी ने काहे को ऐसी बारात देखी होगी। चंद्रबदन बड़ी शान से दुल्हन बनकर आई थी और अब वो हुजरा अरूसी में बैठी कदमों की चाप की मुंतजिर थी। हुजरा अरूसी जन्नत अर्ज का कोई टुकड़ा मालूम हो रहा था। चारों तरफ बेशकीमत अशिया से सजावट की गई थी। खुशबुएं बिखरी हुई थी। जर्क बर्क लिबास में मलबूस महाराज शरद चंद्र ने हुजरा अरूसी का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गए। चंद्रबदन सिमट गई। वो पहला इम्तिहान था। इस इम्तिहान में कामयाबी मुस्तकबिल के दरवाजे खोल सकती थी। उसकी गर्दन झुक गई और मजीद झुक गई। शरद चंद्र उसके नज़दीक पहुंच गए। उन्होंने चंद्रबदन का मेहंदी रचा हाथ अपने हाथ में लिया, जेब से ही हीरे की अंगूठी निकाली और उसे चंद्रबदन की उंगली में पहनाते हुए मोहब्बत भरी आवाज़ में बोले, पूर्णिमा। चंद्रबदन चूक पड़ी। ये नाम उसके लिए नया था। हम तुम्हारा नाम चंद्रबदन हमें पसंद है, लेकिन मुमकिन है इस नाम से तुम्हारी कुछ बुरी यादें वाबस्ता हों, इसलिए हम अपनी मोहब्बत के तोहफे के तौर पर तुम्हें ये नाम दे रहे हैं, पूर्णिमा, उन्होंने कहा। और चंद्रबदन मुस्कुरा पड़ी। तब महाराज ने उसका घूंघट उलट दिया और चंद्रबदन ने आंखें बंद कर लीं। अपने अजनबी को ना देखोगी पूर्णिमा, मैं वही हूँ जो पहली बार तुम्हें बाग में मिला था और तुम पे दिल हार बैठा था। दूसरी बार तुमसे अपने कमरे में मिला था और तुमसे मन की बात कह दी थी। हाँ पूर्णिमा, मुझे इस हरकत की माफ़ी भी मांगनी है। मुझे माफ़ कर दो पूर्णिमा। महाराज, चंद्रबदन ने एक अदा से शरद चंद्र के हाथ पर हाथ रख दिया और शरद चंद्र ने उसकी उंगलियां चूम लीं। हमें कहने तो चंद्रबदन, हमने तुम्हारी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया था। हमने तुम्हें एक राजा की निगाह से देखा था, लेकिन तुम्हारी बातों ने हमारी आंखें खोल दी। हमें एहसास हो गया था कि तुम ताज में जगमगाने वाला हीरा हो और हम खुशी से फूले नहीं समा रहे पूर्णिमा। ये हीरा हमारे ताज में आ लगा है और इसकी रोशनी से हमारा मन जगमगा उठेगा। मैं आपकी दासी हूँ महाराज, चंद्रबदन ने जज्बाती आवाज़ में कहा। नहीं, तुम पूरन माँ हो, महारानी हो, तुम भरत नवाज की रानी हो, हमारे मन की रानी हो। शरद चंद्र जज्बाती हो गए। उन्होंने दोनों हाथ बढ़ाकर चंद्रबदन को बाजुओं में समेट लिया और चंद्रबदन ने भी खुद को उनके सुपुर्द कर दिया। व्यापारी ने अच्छे दामों का सौदा किया था और अब ग्राहक को पूरी ईमानदारी से माल सप्लाई करना था। उसने अपनी तमाम रानियां महाराज को दे दी। अपने हुस्न की अछूती दौलत उनके कदमों में डाल दी। वो कोमल जिस्म जिसने हजारों खून करा दिए थे आज भी अनछुआ था। चंद्रबदन अपनी अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो अपना इम्तिहान ले रही थी। वो जानना चाहती थी कि वो खुशफहमी का शिकार तो नहीं। लोग उसका हुस्न देखकर सचमुच दीवाने हो सकते हैं और लोगों ने उसे यकीन दिलाया था कि इसका ख्याल दुरुस्त है। और आज उसने खराज हुस्न वसूल कर लिया। भरत नवाज की हुकूमत अब इसकी मुट्ठी में थी। आज वो भरत नवाज की मालिक बन बैठी थी और भरत नवाज का पुरवकार महाराज आज उसके कदमों में झुका हुआ था। शमों की रोशनियाँ चंद्रबदन के हुस्न से मान पड़ गईं। शरद चंद्र मशहूर हो गए और उनकी रियासत के तमाम खजाने उसके हुस्न के सामने बेहकीकत थे। वो किसी वूल हाउस की तरह इस हुस्न के खजानों को अपनी झोली में भरने लगी। चंद्रबदन पूर्णिमा बन गई। महाराज उसके गुलाम थे। राजपट दूसरों के सुपुर्द करके वो सिर्फ चंद्रबदन के कदमों में पड़े रहते। दूसरी रानियों को वो बिल्कुल भूल गए थे। उन्हें याद भी नहीं रहा कि राजमहल में दूसरी रानियां भी मौजूद हैं। महामंत्री हुकूमत के काम चला रहे थे। महाराज सब कुछ भूल गए थे। उन्हें सिर्फ पूर्णिमा याद थी, जिसकी खूबसूरत आंखों में डूबकर उभरने को दिल नहीं चाहता था और वो इनकी आंखों की गहराइयों में डूबते चले जा रहे थे, नीचे और नीचे। और लैलावती कांटों के बिस्तर पर लौट रही थी। लैलावती शरद चंद्र की सबसे चहेती रानी थी। चंद्रबदन से पहले उसका राज तो महाराज सबसे ज़्यादा उसे चाहते थे, क्योंकि वो दूसरी रानियों में सबसे छोटी थी। दूसरी बात कि लैलावती का मन मोहन कोई और था। उसके दिल पर किसी और का राज था, लेकिन उदू रकाबत में जिसको सबको भूल जाती लैलावती ने सबसे पहले कभी शरद चंद्र के बारे में अंदाज में नहीं सोचा था। शरद चंद्र की आगोश में जाकर वो आंखें बंद कर लेती और उसके में धर्मेंद्र आ जाता, लेकिन आज धर्मेंद्र की आगोश में उसे सुकून नहीं था और धर्मेंद्र उसकी बेहसी पर हैरान था। लैलावती, उसने लैलावती से कहा। हाँ लैलावती जैसे खौफ से चूक पड़ी हो। क्या बात है रानी, उदास हो? हालांकि मैं पूरे 15 दिन के बाद आया हूँ। मेरा ख्याल था कि तुम मेरे लिए बेचैन होगी। मुझे देखकर तुम्हारे मन के कमल जाग जाएंगे, लेकिन तुम बड़ी उदास हो। पूर्णिमा ने मेरे दिल के कमल मुरझा दिए हैं। धर्मेंद्र, मैं कांटों के बिस्तर में लौट रही हूँ। लैलावती ने दिल की बात कह दी। क्यों? मेरे ख्याल में तो ये अच्छा हुआ बूढ़ा शरद चंद्र खामखा तुम पर अपना हक जताता। अब तुम्हें आज़ादी है। वो पूर्णिमा में खोया हुआ है। पूर्णिमा उसकी आगोश में, मेरी लैलावती मेरी आगोश में। तुम नहीं समझते धर्मेंद्र, तुम नहीं समझते। हमें कुछ करना होगा। राजमहल पर अब सिर्फ पूर्णिमा का हुक्म चलेगा।
हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी और एक दिन हमारा हशर भी बड़ी रानी जैसा होगा, हमें भी निकाल दिया जाएगा। अरे ये तो और अच्छा होगा लैलावती, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा और मेरा छोटा सा घर तुम्हारे कदमों से आबाद हो जाएगा। नहीं धर्मेंद्र नहीं, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। शरद चंद्र को हर कीमत पर मेरा साथ मेरे कदमों में होना चाहिए। बताओ तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? लैलावती ने बेचैनी से बोली। तो धर्मेंद्र हैरानी से उसकी शक्ल देखने लगा। ये लैलावती थी जिसने कस्में खा खा कर उसे यकीन दिलाया था कि वो राजमहल में अंगारों के बिस्तर पर लौटती है। उसके बजाय अगर वो उसके घर के छोटे से आंगन में होती तो अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझती। आज वो कह रही थी कि वो राजमहल नहीं छोड़ना चाहती, तो क्या अब तक वो इसे बेवकूफ़ बनाती रही थी? धर्मेंद्र की कहानी खासी दिलचस्प थी। वो और लैलावती बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे। लैलावती एक छोटी सी तफीली रियासत के राजा की बेटी थी और धर्मेंद्र वहीं के एक मामूली आदमी का बेटा। दोनों बचपन से ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन दोनों के दरमियान सुनहरी दीवारें हायल थीं। धर्मेंद्र किसी तौर भी लैलावती को हासिल नहीं कर सकता था और वही हुआ। लैलावती शरद चंद्र को पसंद आ गई और उन्होंने उसे अपनी रानी बना लिया। धर्मेंद्र की दुनिया तारीख हो गई, लेकिन रानी बनने के बाद भी जब उसे मालूम हुआ कि लैलावती उससे उसी कदर मोहब्बत करती है जितनी शादी से पहले करती थी, तो उसकी उमंगें जवान हो गईं। उसने लैलावती के करीब पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। इस सिलसिले में उसे सख्त मेहनत करना पड़ी और फिर लैलावती की कोशिशों से शाही महल के मुहाफिज दस्तों के कमांडर की हैसियत से उसका तकर्रुर हो गया। धर्मेंद्र ने खुद को एक बासलाहियत आदमी जाहिर करने की कोशिश में दिन रात एक कर दिए और बिलाखिर वो शरद चंद्र की निगाहों में जगह पा गया। शरद चंद्र उसे बेहद शरीफ आदमी समझते थे और उस पर पूरा पूरा एतमाद करते थे। अब धर्मेंद्र के लिए कोई दिक्कत ना रही थी और लैलावती की खलवतों में उसका आना जाना हो गया। वो बेहद एहतियात से काम करता था, इसलिए आज तक किसी को शुबा नहीं हुआ था। बस दिक्कत थी तो ये कि नई रानी होने की वजह से शरद चंद्र हर वक्त उसके पास रहते और धर्मेंद्र को दिक्कत होती थी। लेकिन अब रास्ता बिल्कुल साफ था तो लैलावती ये बात कह रही थी। वो खामोशी से लैलावती की शक्ल देखता रहा। बताओ धर्मेंद्र, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? जो तुम चाहो लैलावती, धर्मेंद्र ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। तुम पूर्णिमा को मौत के घाट उतार दो, कोई साजिश करके उसे कत्ल कर दो ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए, लैलावती ने कहा और धर्मेंद्र उछल पड़ा। उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि लैलावती इस हद तक जा सकती है। क्या कह रही हो लैलावती? डर गए? लैलावती उसे अपने से जुदा करते हुए बोली। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मगर 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 लैलावती। कुछ नहीं धर्मेंद्र, मैं सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। तुम्हें इस बात पर ही मुश्किल पेश आ गई धर्मेंद्र की मैं जो तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे घर में रहने की आरजू करती हूँ। आज ये बात क्यों कह रही हूँ? मैं शरद चंद्र के लिए क्यों बेचैन हूँ? मुझे शरद चंद्र से कोई दिलचस्पी नहीं। धर्मेंद्र, औरत सिर्फ अपनी बढ़तरी चाहती है और मैं पूर्णिमा से को बढ़तरी नहीं देख सकती। प्रेमिका अपने प्रेमी से भी कुछ जान चाहती है। मैंने राजमहल में उसके बाद भी तुम्हें दिल से लगाए रखा। मैंने आज तक तुमसे अपनी मोहब्बत का सिला नहीं मांगा। मैं तुमसे अपनी मोहब्बत की कीमत तलब करती हूँ धर्मेंद्र। वो मुसहरी से उतरकर खड़ी हो गई। बोलो, क्या जवाब है तुम्हारे पास? धर्मेंद्र के जिस्म ने पसीना छोड़ दिया और वो पागलों की तरह लैलावती को देख रहा था। जवाब दो धर्मेंद्र, लैलावती सख्त लहजे में बोली। मगर ये कैसे मुमकिन है लैलावती? उसने बामुश्किल कहा। इस तरह जिस तरह तुम राजमहल में आकर शाही महल में दस्ते की कमांड कर रहे हो, इसीलिए तुमने सब कुछ कर लिया। मेरे लिए भी तो कुछ करो धर्मेंद्र, लैलावती फिर उसी लहजे में बोली। भरतनवास में तूफान आ जाएगा। मैं प्रेमी हूँ लैलावती, तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन किसी की जान मुझसे नहीं ली जा सकती। मुझे तुम्हारे नहीं, पूर्णिमा के जीवन की जरूरत है। तुम्हारे प्रेम बंधन की इस शर्त पर ही जारी रह सकते हैं। अरे धर्मेंद्र, जाओ, मुझे सोचकर जवाब दो। अगर तुम मेरा काम कर सकते हो ठीक, वरना आइंदा मेरे पास ना आना और खामोशी से ये महल छोड़ देना, क्योंकि इसके बाद यहाँ की फजा तुम्हारे लिए साजगार नहीं होगी। लैलावती की आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। धर्मेंद्र मुंह फाड़े उसे देख रहा था। जाओ धर्मेंद्र, तुम मेरे सामने मेरे काम का इकरार ना करके मेरी तौहीन कर रहे हो, मेरी मोहब्बत का अपमान कर रहे हो। मैंने आज तक तुम्हें मन से चाहा, लेकिन तुम्हारी खामी मुझे मेरे भूल का एहसास दिला रही है। जाओ, गौर करके जवाब दो। लैलावती गुस्से से चीख रही थी। धर्मेंद्र के कदम दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सिर्फ लैलावती ही आग में नहीं जल रही थी, साइका, शरद चंद्र की दूसरी रानी। साइका के दिल पर लैलावती का ही दाग था, लेकिन जब शरद चंद्र का दिल लैलावती से भर गया, साइका को वही हैसियत हो गई जो अब पहले थी। अब हफ्ते में शरद चंद्र उसके पास भी एक दिन आते थे। ये भी एक रियासत की राजकुमारी थी। इसके बाप पर शरद चंद्र ने बहुत बड़ा एहसान किया था,
जिसके एवज साइका शरद चंद्र को दे दी गई थी। वो शरद चंद्र को चाहती थी, लेकिन इससे पहले भी शरद चंद्र की एक चाहत मौजूद थी। बहुत जल्दी साइका को अपने साथ नाइंसाफी का एहसास हो गया। वो दिल ही दिल में जलने लगी। शरद चंद्र जैसे बोल हवस वो मन मंदिर का देवता बनाने से क्या हासिल, इसकी मोहब्बत तो हर खूबसूरत लड़की के लिए है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल की आदी हो गई और उसने सब्र कर लिया। शरद चंद्र की मोहब्बत का तीसरा दर्जा उसे हासिल था, लेकिन जब लैलावती इस महल में आई तो साइका को सख्त रंज हुआ। उसने लैलावती के खिलाफ साजिशें की, लेकिन लैलावती महाराज की मंजूर नजर थी। उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता था। साइका उसका कुछ ना बिगाड़ सकी, लेकिन फिर वो महाराज की वफादार ना रह सकी। उसने अपने दिल बस्तगी का सामान कर लिया और आजकल शरद चंद्र के एक मशीर से रानी जी का मुआशका चल रहा था। रफ्ता रफ्ता साइका लैलावती का गम में झील गई, लेकिन अब पूर्णिमा आ गई थी और तमाम रानियां उसके आगे मांद पड़ गई थीं। उसके सामने एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी। साइका बहुत खूबसूरत थी। अब भी उसका हुस्न गुलाब के फूल की मानिंद खिला हुआ था, जिसकी महक एक निगाह देखने वाले को मसूर कर देती थी। शरद चंद्र बारहा उसका एतराफ कर चुके थे कि रानी साइका पुरानी सही, लेकिन उसका हुस्न बेमिसाल है। लैलावती भी जवान है, खूबसूरत है, लेकिन साइका साइका है। लेकिन अब साइका का गुरूर टूट गया था। पूर्णिमा के सामने किसी का चिराग रोशन नहीं हो सका था और साइका जानती थी कि ये दुश्मन सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसे एहसास था कि पहली रानी निकाल दी गई है और अगर पूर्णिमा की यही कैफियत रही फिर दूसरी रानियों का भी भगवान ही रखवाला है। इसलिए अपने ताकतवर दुश्मन के बारे में वो संजीदगी से सोच रही थी। लैलावती को ज़ेर करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। वो बहरहाल शरद चंद्र को लैलावती के चुंगल से निकाल चुकी थी, लेकिन पूर्णिमा इस वक्त भी वो मसहरी पर तन्हा पड़ी यही सोच रही थी कि कौन सी तरकीब हो कि पूर्णिमा के खतरे से निजात मिल सके। वो खामोश पड़ी सोचती रही, तब उसके जहन में एक चेहरा उभरा। घनी दाढ़ी, चढ़ी हुई मूंछें, लाल लाल अंगारों की तरह दहकती हुई आंखें, जिनका खौफ हफ्तों उसके जहन में सवार रहा था। कैसी भीगी आंखें थी वो, कैसी खौफनाक आंखें, कैसे अजीब अंदाज से देखा था उन आंखों ने। जब उसे उन आंखों का तस्वुर आया वो लरस जाती। फिर उसके कानों में सरगोशी गूंजी, अगर तू किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो सुंदरी तो मेरे पास चली आना, मेरे पास तेरी हर मुसीबत का इलाज मौजूद है। लेकिन वो कभी वहां जाने की हिम्मत ना कर सकी थी, इस वक्त भी नहीं जब लैलावती उसके सीने पर मूंग दल रही थी। इन आंखों का खौफ उसके सर पर सवार था और जब भी उनके बारे में सोचती उसके कदम लरस जाते। आज फिर वो आंखें उसके हवास पर छा गई थीं। खौफज़दा वो आज भी थीं, लेकिन आज उसके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ था, क्योंकि ना उन आंखों का खौफ दिल से निकाल दिया जाए, ना इन अल्फाज की अहमियत को परखा जाए। अब तो यही एक जरिया रह गया था। वो पूर्णिमा पर जादू करा दे, महाराज पर जादू करा के उन्हें अपना गुलाम बना ले। इन आंखों के खौफ को भुलाना होगा, उसे अपनी रियासत जाना होगा और वो महाराज नैनवा के कदमों पर गिर पड़ेगी, उनसे रो रो कर मदद की दरख्वास्त करेगी। लेकिन उन आंखों का अंदाज, वो आंखें उससे कुछ तलब कर रही थी। वो औरत थी, वो इन आंखों की तलब समझ गई थी, लेकिन इस वक्त वो कंवारी थी, एक रियासत की राजकुमारी थी। इस वक्त वो इन आंखों की तलब पूरी नहीं कर सकती थी। उस वक्त उस पर कोई मुसीबत भी नहीं थी। अगर इन आंखों की तलब पूरी करके उसका काम बन जाए तो तलब पूरी करने में क्या हर्ज है। सिर्फ यही एक जरिया था, सिर्फ यही एक तरीका था उसे उसकी मर्जी का काम करवाने का। वो महाराज नैनवा को जरूर आजमाएगी। महाराज नैनवा उसकी अपनी रियासत से थोड़ी दूर वीराने में एक मंदिर में रहते थे। बहुत बड़े ऋषि थे और उसके पिताजी महाराज नैनवा को बहुत मानते थे। जब वो 19 साल की हुई तो उसके पिताजी उसे खुद महाराज नैनवा को प्रणाम कराने ले गए। उसके पिताजी के कहने के मुताबिक नैनवा महाराज ने उनकी बड़ी मदद की थी और ये छोटी सी रियासत नैनवा महाराज की सेवा का फल थी। लेकिन उसे नैनवा महाराज पसंद नहीं आए थे। उनकी लाल लाल आंखों ने न जाने क्या किया था कि वो काम कर रह गई। लेकिन अब उसे इन आंखों का खौफ दिल से निकालना होगा। वो महाराज से पूछ मिलेगी, उसने फैसला कर लिया और फिर दूसरे दिन उसने अपनी बांदी के हाथ एक पर्चा लिखकर महाराज शरद चंद्र को भिजवा दिया। उसने अपने मेके जाने की आज्ञा मांगी थी। महाराज को भला क्या एतराज हो सकता था। उन्होंने उसे फौरन इजाजत दे दी और साइका बांदियों और चंद मुलाजमों के साथ लेकर रथ में सवार होकर मेके चल दी। उधर रानियां चंद्रबदन के खिलाफ साजिशों में मसरूफ थीं। दूसरी तरफ चंद्रबदन अपना काम कर रही थी। वो शरद चंद्र के दिल से तमाम रानियों की शक्लें धो देना चाहती थी। वो उन पर अपनी गिरफ्त सख्त से सख्त करती जा रही थी और शरद चंद्र उसके दीवाने होकर रह गए थे। चंद्रबदन पर अपने हुस्न की दौलत लुटा रही थी, मगर बड़ी कंजूसी से। हालांकि वो खुद भी प्यासी थी, लेकिन वो अपने हुस्न की सही कदर चाहती थी। उसे वक्ती सौदा मंजूर नहीं था। सोनाली के बाद फूलवती, फूलवती के बाद साइका, साइका के बाद लैलावती, फिर वो खुद। लेकिन वो हरफे आखिर बनना चाहती थी। अपने बाद किसी और की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। इसके लिए बड़े तजर्बे की ज़रूरत थी। वो अपने फ़न में मुकम्मल थी।
उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि शरद चंद्र इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी ना सके। उसने पूरी तरह शरद चंद्र को अपने हुस्न के शिकंजे में जकड़ लिया था और अब शरद चंद्र एक बेबस पंछी की तरह फड़फड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इर्द गिर्द के माहौल से भी बेखबर नहीं थी। सिर्फ एक शरद चंद्र को काबू में कर लेने से कुछ नहीं हो सकता था। दूसरे भी तो थे जिन पर निगाह रखनी थी। इनमें उदय चंद, जो इसकी हकीकत से वाकिफ थे, सरे फहरिस्त थे। वो अपनी पिछली जिंदगी का एक एक नक्श मिटा देना चाहती थी। उसके जहन में तो बड़े बड़े खौफनाक मंसूबे थे। उसका बस चलता तो पूरे नंदियापुर पर हल चलवा देती, वहाँ के एक एक बाशिंदे को मौत के घाट उतार देती। शरद चंद्र गो के उम्र में खासे बड़े थे, लेकिन हकीमों और वेदों की मदद से अब भी जवानों की तरह पुरजोश थे। लेकिन वो अंदाज कहाँ से लाते जो नौजवानों का खासा होते हैं। चंद्र बदन बहरतौर एक औरत थी, लेकिन वो इस सिलसिले में खुद पर काबू रखती। हाँ, जिस वक्त वो सिर्फ एक औरत होती तो उसे राकेश की सोगवार आंखें जरूर याद आती, तो उसके दिल में टीस सी उठने लगती। उसी वक्त राकेश के तस्वुर को चूमती और एक ठंडी सांस लेकर रह जाती। फिर उसके होंठ बुड़बुड़ा उठते। इंतजार करो राकेश, इंतजार की लज्जत वसल से बेहतर होती है। और ये अल्फाज उसके अपने कानों में भी बामुश्किल ही सुने होंगे। एक रोज नैना मालन ताज़ा फूल लेकर आई। हर रोज आती थी, लेकिन उसके लबों पर मोहर लगी हुई थी। पहले ही चंद रोज चंद्र बदन को देखकर उसकी आंखों पर हैरानी जरूर उभरी थी, लेकिन फिर वो हैरानी आंखों में बसाए खामोशी से वापस चले गई। और उस दिन से आज तक वो थी, लेकिन उसने एक लफ्ज भी मुंह से नहीं कहा था। आंखें झुकाई आती और खामोशी से वापस चले जाती। लेकिन आज चंद्र बदन तन्हा थी। वो नैना को भूली नहीं थी। वो उसके दिल में नैना के लिए कोई खास हमदर्दी नहीं थी। लेकिन यहाँ आने के बाद नैना ही पहली औरत थी जिससे उसने बात की थी। नैना ने उसकी थोड़ी सी मदद भी की थी। और फिर वो गरीब मालन उसके रास्ते में क्या आती। जागीरे की बात दूसरी थी क्या कि वो चरस के नशे में किसी भी वक्त उसके किसी के सामने कुछ कह सकता था, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया था। नैना का मामला अभी जरे और था। चंद्र बदन उस नौजवान लड़की के साथ उस वक्त तक कोई बुरा सलूक नहीं करना चाहती थी जब तक ये जरूरी ना हो जाए। इसके अलावा उसे किसी मददगार की भी जरूरत थी जो हालात से बाखबर रहकर उसे भी बाखबर रख सके। और पहली निगाह इंतखाब नैना पर ही पड़ी थी, शर्त के वो काम आ सके। नैना ने हस्बे मामूल निगाहें झुकाए गुलदानों में फूल सजाए और चंद्र बदन खामोशी से उसे देखती रही। फिर जब नैना हस्बे आदत वापसी के लिए मुड़ी, चंद्र बदन की मधुर बड़ी आवाज गूंजी, नैना, ओ नैना। नैना ठटक गई। न जाने किस तरह नैना ने खुद को बहलाए दिए थे। उसने सुना था कि पूर्णिमा रामचरण की भतीजी है। उसने चंद्र बदन से उसकी मुशाबत को अपनी आंखों का कसूर करार दिया था। लेकिन ये आवाज, ये अंदाज, उसका जहन फिर झंझना उठा। उसने जी निगाहों से पूर्णिमा को देखा। पूर्णिमा मुस्कुरा रही थी। राव नैना। चंद्र बदन ने प्यार से उसे अपने करीब बुलाया और नैना सहमे सहमे कदमों से उसके करीब पहुंच गई। से नाराज हो नैना। चंद्र बदन ने प्यार से उसके हाथ में अपना हाथ लेते हुए कहा, महारानी जी। नैना की आवाज बामुश्किल से निकली, जब तन्हाई हो। चंद्र बदन ने मीठी नजरों से उसे देखते हुए कहा, तो हमें अपनी सखी समझ, वही सखी जिसके होंठों को तूने प्यार से चूमा था। चंद्र बदन। नैना के मुंह से सरगोशी के अंदाज में निकला, हाँ नैना, क्या तू हमारी मुश्किल भूल गई? चीख चीख कर कह रहा था कि ये चंद्र बदन है। आंखें गवाही दे रही थी, लेकिन अक्ल नहीं मान रही थी। ये कैसे हो सकता है कि रामचरण की भतीजी मेरी सखी हो? सब कुछ होता है नैना, सब कुछ होता है। राजे महाराजे सब कुछ कर सकते हैं। तू इन बातों को जाने दे। मैंने तुझसे एक वादा किया था, याद है ना? मुझे याद हो तो बता दे सखी। नैना ने प्यार से उसके गले में बाहें डालते हुए कहा। ये जानकर उसका चेहरा गुलनार हो गया। उसका अंदाज दुरुस्त है। इसकी सखी ही अब महलों की रानी है। नैना। चंद्र बदन ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने करीब बिठाते हुए कहा, महाराज नहीं चाहते कि किसी को मेरे बारे में मालूम हो, क्योंकि वो खुद भी यही समझते हैं कि मैं उस अछूत की बेटी हूँ। और इस बात को छुपाने के लिए उन्होंने बड़े पापड़ बेले हैं। और उस शख्स का मुंह बंद कर दिया गया है जो मेरा नाम चंद्र बदन की हैसियत से ले सकता है। मुझे शायद मालूम ना हो, मेरे काका को भी कत्ल कर दिया गया है। हाय राम। नैना के मुंह से निकला, हाँ नैना, अगर किसी को खबर हो जाएगी तो मुझे चंद्र बदन की हैसियत से जानती है तो अरे भगवान ना करे, तेरी गर्दन पर छुरी भी फेरी जा सकती है। हाय राम। नैना खौफ से कांपने लगी। अगर तू चिंता ना कर सकी, ये बात मेरे अलावा किसी को मालूम नहीं। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि अगर तूने ये राज दीवारों को भी बताया तो तेरी जिंदगी मुश्किल है। अपने घर वालों से भी इसका जिक्र ना करना। आगे तेरी मर्जी। मैं किसी से ना कहूँगी महारानी, मेरा जीवन बचा लो। नैना ने लरसते हुए कहा, अगली। चंद्र बदन ने प्यार से उसके गाल पर चुप लगाते हुए कहा, मेरे होते हुए कौन तुझे टेढ़ी आंख से देख सकता है? इस पूरे महल में एक तू ही तो मेरी सखी है। हाँ सुन, तू अब कल से मालन का काम छोड़, कल से मेरे पास आ, मेरे साथ रह। दिन में तो यूं भी अपने घर वालों से अलग रहती है, रात को चली जाया कर।
मेरे भाग है महारानी, नैना ने खुशी भरे लहजे में कहा और चंद्र बदन मुस्कुराने लगी। नैना को भी बेला वजह उसने नहीं रखा था। उसे बहरहाल ऐसी किसी औरत की जरूरत थी जो उसकी राजदार हो, उसके हर काम में मोहब्बत और लगन से दिलचस्पी ले, नैना पर एहसानात करके उसे अपना काम का बंदा बना सकती थी। रानी लैलावती बेचैनी से धर्मेंद्र का इंतजार कर रही थी। आज तीसरा दिन था लेकिन धर्मेंद्र नहीं आया। वो बेचैनी से करवटें बदल रही थी। बचपन का ये प्रेमी भी उसे धोखा दे जाएगा। उसे रंज भी था और खौफ भी। खौफ इस बात का था कि उसने धर्मेंद्र से खुदा दिल कह दिया था और इसके लिए शर्त रखती थी कि अगर वो उसका काम ना करे उसके पास भी फिर ना आए। धर्मेंद्र जो बाहर गया हुआ था और 15 रोज बाद वापस आया था, जो लैलावती से जुदाई के लम्हे गिन गिन कर काटता था, 3 दिन से नहीं आया था। उससे साफ जाहिर होता था कि वो लैलावती के लिए नुमा का खून करने को तैयार ना था। बड़े बड़े जालों के बित्ते पानी हो जाते, काम भी मामूली नहीं था। कोई दूसरा होता तो ठीक था। पूर्णिमा इस वक्त महाराज की आंखों का तारा थी। उसके कत्ल पर महाराज जमीन और आसमान एक कर सकते थे, इसलिए उसे कत्ल करने का ख्याल भी खौफनाक था। और लैलावती का राज धर्मेंद्र के पास पहुंच गया था। मुमकिन है धर्मेंद्र ये राज अफशा कर दे। ऐसी सूरत में ना सिर्फ लैलावती बल्कि उसके पूरे खानदान पर तबाही नाजिल हो सकती थी। फिर क्या किया जाए? धर्मेंद्र से दिल की बात कहकर तो उसने एक और जबरदस्त खतरा मोल ले लिया था। लैलावती सोचती रही धर्मेंद्र उसका बचपन का प्रेमी था, लेकिन बहरहाल वो एक रानी थी। उसे अपनी इज्जत, अपने खानदान की हिफाजत का ख्याल था। कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहती थी। चुनाचे उस वक्त पूर्णिमा से ज्यादा धर्मेंद्र उसके लिए खतरनाक था। वो धर्मेंद्र के बारे में गहरी सोच में डूबी हुई थी। फिर आखिर उसके जहन ने एक तरकीब सोच ही ली। धर्मेंद्र जैसे बुज़दिल आशिक से छुटकारा पाना जरूरी है, उसके बाद कुछ और किया जाएगा। चुनाचे उसने अपनी राजदार सहेली और बांदी सतवती को बुलाया और सतवती हाथ बांधे उसके पास पहुंच गई। लैलावती को देखकर वो भी परेशान हो गई। क्या बात है रानी जी, भगवान ना करे आप कुछ परेशान हैं। हाँ सतवती, मैं सख्त परेशान हूँ। बांदी आप पर जान वार कर देगी। क्या बात है, कहें तो। सतवती ने कहा, जानती है सतवती, तू हमारी सबसे प्यारी सखी है। हमने तुम्हें बहन समान जाना है। मेरे भाग है रानी जी, आज हम तुमसे बहन का हक तलब करते हैं। लैलावती ने उसे देखते हुए कहा। आज्ञा दें रानी। सतवती पीछे ना हटेगी। कहें तो गर्दन काट कर आपके चरणों में रख दूं। सतवती ने पूरे एतमाद से कहा। अरे नहीं सतवती, ऐसी आज्ञा हम कैसे दे सकते हैं? तू ही तो हमारी हमदर्द है। लेकिन जो काम हम तुझसे कराना चाहते हैं मुमकिन है तो इसके लिए तैयार ना हो। जान से ज्यादा अजीज शय है और नहीं। तुम रानी कह कर दे तो देख, हमारा राज रखेगी ना। अगर राज ना रख सकी तो अपने हाथों में छुरी मार कर मर जाऊंगी। आप विश्वास करें। सुन, तू धर्मेंद्र को जानती है अच्छी तरह रानी जी। ये भी तुझे मालूम है कि वो हमारा प्रेमी है। हाँ रानी, मेरे अलावा और कौन जान सकता है? कोई नहीं। प्रेम अपनी जगह सतवती, मगर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने गलत आदमी से दिल लगाया। वो तो बड़ा भागी है। वो भागी है। हुआ क्या है रानी जी? वो सतवती, वो हमसे हमारा सुहाग छीनना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि हम महाराज को जहर दे दें। लैलावती ने मक्कारी से कहा और सतवती का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से भी खौफ टपकने लगा। उसके मुंह से आवाज ना निकल सकी। महाराज हमारे सरताज हैं सतवती। हम पाप करते रहे हैं जिसका हमें एहसास है, मगर हम अपने हाथों अपना सुहाग कैसे उजाड़ सकते हैं? हाय राम, बड़ा पापी है वो। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करना चाहता है। हाँ सतवती, उसने हमें धमकी दी है कि अगर हमने ऐसा ना किया तो वो हमें बदनाम कर देगा और अपने और हमारे प्रेम की तमाम कहानियां दूसरों को सुना देगा और इस तरह हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। महाराज हमें काहे को जिंदा छोड़ेंगे सतदिली? बड़ी मुश्किल आन पड़ी है रानी, और इस मुश्किल में तू ही हमारा साथ दे सकती है सतवती। मुझे बताओ रानी, मैं अपना जीवन हार दूंगी। सुन सतवती, गौर से सुन, तुझे क्या करना है, सिर्फ तू ये काम कर सकती है। अपने इस प्रोग्राम को समझ आने लगी। सतवती की आंखों में खौफ था, लेकिन वो गर्दन हिलाती रही। प्रोग्राम सुनकर फिर वो खामोश हो गई। हम तुझे मजबूर नहीं करेंगे सतवती। अगर कर सकती है तो हमारा ये काम कर दे। जा सकती है हमारा जीवन तो बचा ले। सतवती आप पर वारी रानी जी। अगर आप ही ना रही तो सतवती का जीवन बेकार है। आप इत्मीनान रखें, उस मूर्ख को ये सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं सब ठीक कर लूंगी। हमारी अच्छी सतवती। लैलावती ने उसे गले से लगा लिया और सतवती ने प्यार से उसे चूम लिया। दोनों औरतें काफी देर तक बैठी एक दूसरे से बातें करती रहीं। उसके बाद सतवती उठ गई। हम भगवान से तेरी कामयाबी के लिए दुआ करेंगे, लैलावती ने कहा, और सतवती उसके कमरे से निकल गई। धर्मेंद्र की बहुत बुरी हालत थी। उसकी कैफियत पागलों की तरह थी। बिला शुबा वो लैलावती को दिलो जान से चाहता था। इससे पहले भी अपनी हैसियत का एहसास था। चुनाचे लैलावती इशरत चंद्र के महल में पहुंच गई। उसने सब्र करने की कोशिश की। हालांकि इसमें उसे बड़ी मुश्किलात पेश आई थी, लेकिन वो किसी हद तक अपने दिल पर काबू पाने में कामयाब हो गया था। लेकिन लैलावती उससे ज्यादा चालाक थी। उसने इशरत चंद्र के महल में आने के बाद भी अपने महबूब को फरामोश नहीं किया और उसके लिए तगोदो करती रही, यहाँ तक कि कोशिश करके उसे अपने करीब बुला लिया और
और उसे इस दिन से इन दोनों के मामलात इस खुशअस्लूबी से हुए कि किसी को कानो खबर ना हुई। धर्मेंद्र को उसकी खोई हुई मोहब्बत दोबारा मिल गई। उसकी खुशियों का ठिकाना ना रहा था। सरत और शादमानी से गोद में जिंदगी गुजारने लगा, लेकिन उस पुरसुकून जिंदगी में इस अचानक पहुंचाल ने उसके हवास गुम कर दिए थे। लैलावती ने उससे जो कुछ तलब किया था वो उसके बस की बात नहीं थी। वो तो मोहब्बतों की मंजिल का राही था। पूर्णिमा को उसने भी देखा था, उसके हुस्न पर अश कर उठा था, लेकिन उसके दिल में पूर्णिमा की तलब पैदा नहीं हुई थी। उसकी लैलावती बहरतौर उसकी निगाह में सबसे हसीन थी और वो उस पर सब कुछ कुर्बान कर सकता था। लेकिन लैलावती कैसी थी? वो शरत चंद्र से मोहब्बत भी नहीं करती और पूर्णिमा से रकाबत भी रखती है। आखिर क्यों? फिर उसने अपनी महबूब से जो कुछ तलब किया था वो इंसानियत से किस कदर गिरी हुई बात थी। अगर वो धर्मेंद्र से उसकी जिंदगी तलब करती तो शायद वो इनकार ना करता, लेकिन पूर्णिमा की जिंदगी लेना उसके बस की बात नहीं थी। हर तरह अपने आप को माजूर पाता। आज 3 दिन हो गए लैलावती से मिले हुए। यूं तो उसकी जुदाई में पहले भी 15 दिन गुजर चुके थे, लेकिन ये 15 दिन उसने इस उम्मीद पर गुजारे थे कि 16वें दिन वो अपनी महबूबा की आगोश में होगा। लेकिन लैलावती सरापा कहर बनी हुई थी। उसने फैसला कुन लहजे में कह दिया था कि अगर वो पूर्णिमा को कत्ल नहीं कर सकता तो उससे ताल्लुकात मुनक़ते कर ले। और धर्मेंद्र फिर लैलावती की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर सका था। वो मुंतजिर था कि मुमकिन है लैलावती अपना फैसला वापस ले ले और उसे बुलाए, लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद उसकी उम्मीदें टूट गई थी और अब वो मायूस हो गया था। उसे यकीन हो गया था कि अब लैलावती उससे कभी ताल्लुकात इस्तवार नहीं करेगी और यहाँ सिर्फ लैलावती के लिए आया था। इसी की वजह से उसे सब कुछ गवारा था, लेकिन अब लैलावती वही ही उसकी आस नहीं थी। फिर यहाँ रहना बेकार है। चुनांचे उसने फैसला किया था कि अपनी मुलाजमत से इस्तिस्ना देकर चला जाएगा और अब इस फैसले पर वो अमल करने के लिए तैयार था। उस वक्त भी वो महल के दूर अफ्तादा हिस्से में बने अपने मकान में बैठा यही सोच रहा था कि अब क्या करे, कहाँ जाए। लैलावती को किस तरह भुलाने की कोशिश करे कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा बंद नहीं था। उसका ख्याल था कि कोई मुलाजिम होगा। चुनांचे वो उदासी से बोला, आ जाओ, और आने वाला दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। धर्मेंद्र ने निगाह उठाकर उसे देखा और एकदम उछल पड़ा। ये सतवती थी। सतवती को वो बहुत अच्छी तरह जानता था। ये लैलावती की राजदार बांदी थी और अक्सर उसके पैगाम लेकर धर्मेंद्र के पास आती थी। धर्मेंद्र का दिल धड़कने लगा। क्या लैलावती ने अपने फैसले को बदल लिया है? क्या धर्मेंद्र की मोहब्बत ने उसके दिल से रकाबत का गुबार धो दिया है, या कोई और संदेशा है? क्या बात है सतवती? उसने धड़कते दिल से पूछा। धर्मेंद्र जी, अच्छे प्रेमी हैं आप। 3 दिन से रानी तड़प रही हैं और आपका मन नहीं पसीजा। सतवती ने कहा, मगर लैलावती, तू खुद मुझसे नाराज है सतवती। उसने बेकरारी से कहा, प्रेमिका कभी अपने प्रेमी से नाराज होती हैं, और अगर वो नाराज भी थी तो उसे मना लेते। ये आपका काम था। मैं हिम्मत नहीं कर सका था सतवती। बताओ तुम क्यों आई हो? क्या लैलावती का कोई संदेशा लाई हो? हाँ, आप कठोर हैं धर्मेंद्र जी। औरत इतनी कठोर नहीं हो सकती। रानी जी ने रात को आपको बुलाया है 11:30 बजे। मैं पहुंच जाऊंगा सतवती। लैलावती को मेरा प्यार पहुंचा देना। सचमुच बड़ी भूल हो गई मुझसे। वो शर्मिंदा होते हुए बोला, ठीक 11 बजे ना, उससे पहले ना बाद में। सतवती ने याद दिलाया। फिर धर्मेंद्र को खुशियों में घिरा छोड़कर बाहर निकल गई। धर्मेंद्र के दिल के कमल दोबारा खिल गए, और अगर वो जल्दबाजी में अब तक कुछ कर चुका होता तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ता। लैलावती बचपन ही से उसे चाहती थी। औरतपन ने उसे बहका दिया था, लेकिन जो ही उसे एहसास हुआ होगा कि धर्मेंद्र उससे दूर हो जाएगा, वो संभल गई होगी। न जाने किस तरह धर्मेंद्र ने 11:30 बजे, और जब महल के मुख्तलिफ हिस्सों में तारीकियों ने बसेरा कर लिया, वो 2 बेकदमों लैलावती के महल की तरफ चल पड़ा। अमूमन इसी तरह जाता था। उसे मालूम था किस तरफ का रास्ता मुनासिब है। चुनांचे वो थोड़ी देर के बाद लैलावती की खौफगाह के नजदीक था। उसने आहिस्ता आहिस्ता खौफगाह का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। लैलावती सामने ही अपनी मसहरी पर दराज थी। उसे ताजुब हुआ। लैलावती को उसका इंतजार करना चाहिए था। वो सो कैसे गई? मुमकिन है लेटी हो और नींद आ गई हो। वो दबे कदमों लैलावती की मसहरी की तरफ बढ़ा और फिर उसकी प्यासी निगाहें लैलावती के बारीक लिबादे से झांकते हुए जिस्म पर पड़ी। उसने आहिस्ता से पर्दा सरकाया और उस वक्त लैलावती की खौफनाक चीख गूंज उठी। धर्मेंद्र बुरी तरह उछल पड़ा। बचाओ! लैलावती फिर चीखी, और उसी वक्त किसी तरफ से 2 मुहाफिज निकले और उन्होंने धर्मेंद्र के पहलू में 2 खंजर उतार दिए। उन्होंने पे दर पे खंजरों के कई वार किए और धर्मेंद्र के जिस्म से खून के फव्वारे बुलंद हो गए। उसकी चीखें बिना निकल सकी और वार ऐसे ही कारी थे। लैलावती मसहरी से उतरकर दूर जा खड़ी हुई और खौफजदा निगाहों से कालीन पर तड़पते हुए धर्मेंद्र को देख रही थी। चीखों की आवाज सुनकर दूसरे मुहाफिज भी दौड़ पड़े थे, लेकिन अब वहाँ धर्मेंद्र की लाश के सिवा कुछ न था। माहौल बड़ा सनसनीखेज हो गया था, क्योंकि धर्मेंद्र भी महल में एक खास हैसियत रखता था। बात फौरन दीवान जी तक पहुंच गई। दीवान जी फौरन दौड़े चले आए। मामला लैलावती का था, जो फिल वक्त ना सही, बहरहाल कुछ अरसा कबल
महाराज की दिलो जान थी। महाराज पूर्णिमा में मस्त थे, लेकिन बहरहाल लैलावती उनकी इज्जत थी। दीवान जी के पूछने पर लैलावती ने खौफजदा अंदाज में यही बताया कि न जाने ये कमीना किस मकसद के तहत अंदर घुस आया था और उनकी मसहरी के नज़दीक खड़ा था और उनकी आंख खुल गई। ज़रूर वो बुरी नीयत से आया था और अगर मुहाफिज ना आते तो इनके साथ न जाने क्या सलूक करता। उसका यही हशर होना चाहिए था। दीवान जी नाक सकोड़ कर बोले और फिर उन्होंने धर्मेंद्र की लाश ठिकाने लगाने का हुक्म दे दिया और लैलावती को तसल्लियां देने लगे। लैलावती रकाबत की आग में एक हमाकत कर बैठी थी। उसने अपने प्रेमी को खो दिया था। दरअसल उसने धर्मेंद्र से ये बात कहते हुए उसकी शख्सियत के बारे में नहीं जाना था। धर्मेंद्र कोई जुनूनी नहीं था, वो लैलावती से सच्ची मोहब्बत करता था और जब लैलावती चंद्र की रानी बन गई उसने इसकी हसूल की उम्मीदों को दफनाना शुरू कर दिया। उसके दिल से ना खुट सकता था, लेकिन लैलावती की हसूल की ख्वाहिश पर जरूर काबू पा सकता था। और ऐन उस वक्त जब वो इस मुआहदे में कामयाब हो रहा था, लैलावती ने उसकी मेहनत खाक में मिला दी। लैलावती ने अपनी रानाइयों का सहारा लेकर शरदचंद्र धर्मेंद्र की सिफारिश कर दी और शरदचंद्र ने अपनी चहेती रानी की ख्वाहिश पूरी कर दी। धर्मेंद्र महल में एक खास मुकाम मिल गया। अब लैलावती खुद मुख्तार थी, बेहजाब थी। चुनाचे उसने धर्मेंद्र को सब कुछ दे दिया जो वो कुंवारपन में नहीं दे सकती थी। धर्मेंद्र एक सच्चा प्रेमी था, उसके दिल में खोट नहीं था, लेकिन महबूबा की ख्वाहिश रद्द करना भी उसके बस की बात नहीं थी। फिर ये ख्वाहिश खुद उसकी आरजू भी रही थी। कोई दीवार आड़े नहीं थी। वो अपनी महबूबा के साथ इश्क करता रहा और बिलाशुबा वो लैलावती के लिए सब कुछ कर सकता था, सिवाय इसके जो उसने चाहा था। किसी की जिंदगी लेना उसके बस की बात नहीं थी। वो तो मोहब्बत भरा दिल रखता था, वो जिंदगी दे तो सकता था, लेकिन पूर्णिमा को कत्ल करना उसके बस की बात नहीं थी। वो लैलावती को समझाता, लेकिन लैलावती के तेवरों ने उससे ये जुर्रत ना दी। उसने खामोशी से चले जाने का फैसला कर लिया, लेकिन लैलावती दिल की खराब थी। उसने पूर्णिमा से पहले धर्मेंद्र के खात्मे का बंदोबस्त कर लिया और बिलाकर धर्मेंद्र नहायत खुश असलूबी से मौत के घाट उतार दिया गया था। साइका भी रकाबत की मारी थी। लैलावती को उसने न जाने इस तरह बर्दाश्त किया था, लेकिन अब ये पूर्णिमा और फिर पूर्णिमा को इतनी हसीन थी कि साइका को अपना मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक नजर आने लगा था। पूर्णिमा के सामने तो चिराग जल ही नहीं सकते थे। उसका अपना वजूद तो बिल्कुल ही तारीक हो गया था और वो इस तारीकी को दूर करने के लिए सब कुछ लुटा देने को तैयार थी। शरदचंद्र से इस हद तक दूर हो चुके थे कि जब उनकी इजाजत मिल जाएगी, अपनी छोटी सी रियासत रवाना होगी, तो शरदचंद्र उसे रुखसत करने भी ना आए। हालांकि दिल से ही सही, वो थोड़ी देर के लिए तो उसके पास आ ही सकते थे। वो भी कभी इनकी चहेती होती थी। बहरहाल वो अपनी रियासत चल पड़ी। तेज रफ्तार बैल रथ खींच रहे थे और इस तरह उसके दिल में आग भी सुलग रही थी। अगर महाराज नैनवा उस पर मेहरबान हो गए, पहले पूर्णिमा और फिर लैलावती सबको देख लेगी। महाराज की पूरे सरार कुव्वतों पर यकीन रखती थी। उसके पिताजी ने उसे इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। उसने उनकी शक्ति के बहुत से किस्से सुन रखे थे। अब देखना यह है कि इनकी शक्ति उसके किस काम आ सकती है। रास्ते फिर भर उसके जहन महाराज के बारे में सोचता रहा। उसने कुछ फैसले किए। अव्वल ये कि अगर वो अपने पिताजी को हकीकत बताए, मुमकिन है कि उसके पिताजी शरदचंद्र के खिलाफ किसी साजिश को पसंद ना करें। वो शरदचंद्र की एहसानमंद थे। शरदचंद्र ने उनके लिए बहुत कुछ किया था और फिर वो उनका दामाद था और उसे ही समझाने की कोशिश करेंगे। दोयम ये कि अगर उसके पिताजी कुछ करने पर राजी हो भी गए तो मुमकिन है नैनवा महाराज उनकी बात पर इतनी तवज्जो ना दे सकें जितनी तवज्जो वो खुद साइका की बात पर दे सकते थे। उसके पिताजी का वो ख्याल जरूर करते थे, लेकिन एक शक्तिमान को राजे महाराजों की क्या परवाह हो सकती है। हाँ, इसकी कोई जाती दिलचस्पी कायम हो जाए तो। साइका ने फैसला कर लिया कि वो पिताजी से कोई तस्करा नहीं करेगी। वो इस राज को अपने और नैनवा महाराज के दरमियान रखेगी। इस तरह राज रहेगा और इस फैसले के बाद वो मुतमईन होगी। घोड़े सवार मुहाफिज उसके साथ चल रहे थे और कोचवान आराम दे रुत की वो तेजी से चिकनी सड़क पर दौड़ा रहा था। सफर तय करने के बाद रुत रियासत जमनापुर में दाखिल हो गई। वो गैर मतवक्के तौर पर आई थी, लेकिन एक घुड़सवार आधे रास्ते से जमनापुर दौड़ गया था। उसने रानी साइका की आमद की खबर उसके पिता को दे दी थी। राजे जमनापुर की सरहद पर रानी साइका का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। साइका भी मुस्कुराते हुए अपने माता पिता से मिली, जो उसे अचानक देखकर बहुत खुश हुए थे। बड़े तज़क और एहतशाम से उसे महल ले जाया गया और पूरे महल में चरागां किया गया। साइका ने भी अपने दिल का रोग किसी पर जाहिर ना होने दिया। फिर इस रात वो अपने माता पिता के आराम के कमरे में पहुंची तो उसके पिता ने सवाल किया, तुम अचानक कैसे चल पड़ी साइका, हमें पहले से इत्तला भी ना दी? बस पिताजी, मैंने सपने में आप दोनों को देखा, मेरा मन मचल उठा और मैंने महाराज से आज्ञा मांगी। महाराज ने मुझे आज्ञा दे दी तो मैं रवाना हो गई। अरे पगली कहीं की, क्या देखा सपने में? उसके पिताजी ने मुस्कुराते हुए पूछा। भगवान आपकी रक्षा करे पिताजी, अनोखा सपना मैंने देखा। माताजी एक वीरान जंगल में जा रही हैं। माताजी के पैरों में पैदल चल चल कर छाले पड़ गए हैं। अब आपने उन्हें गोद में उठा लिया है। आपको प्यास लग रही है, मगर दूर दूर तक पानी नहीं।
तब आप दूर एक धर्मशाला नजर आई और आप उसकी तरफ बढ़ गए। वहाँ एक महान इंसान ने पानी पिलाया और उनके पैरों पर पानी डाला और उनके झाले ठीक हो गए। जानते हैं पिताजी वो साधु कौन थे? साइका ने चालाकी से अपने काम की इब्तिदा की। कौन थे? उसके पिताजी ने मुस्कुराते हुए पूछा। महाराज नैनवा। साइका अपने बाप के चेहरे को देखते हुए बोली। ओह। इसके पिताजी हंसकर बोले, तुझे नैनवा महाराज अब तक याद हैं? ऐसे महान साधु कि मैं किस तरह भूल सकती हूँ? पिताजी वैसे महाराज के होते हैं, कभी कभी वो यहाँ तो नहीं आते, जब इस तरफ जाता तो उनसे मिल लेता हूँ। इसके पिता ने उसे बताया और साइका को इस गुफ्तगू से ये इतला मिल गई कि महाराज नैनवा किस जगह मौजूद हैं और उनसे मुलाकात मुश्किल नहीं। वो 2 दिन तक उसके माता पिता इसकी खैतर मदारत में लगे रहे। उसे कुछ दिन फुर्सत ही ना मिली। इसी दिन उसने अपने पिता से कहा कि वो महाराज नैनवा के दर्शन को जाएगी। अरे बावरी, पहले तो तू उनसे ऐसी खौफजदा रहती थी और अब उनके दर्शन को जाएगी। उन्होंने मेरी माता की मदद की है पिताजी, वो तो हमारे अपने हैं, उनसे डर की क्या बात। पहले ये दूसरी बात थी। ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मैं भी दर्शन कर लूंगा। आप फिर चले जाइएगा पिताजी, मैं अकेली ही जाऊंगी। सपना देखने के बाद मैंने ये फैसला किया था। अच्छा ठीक है, मैं इंतजाम किए देता हूँ। उसके पिता ने हंसते हुए कहा। मैं 2-1 दिन महाराज के चरणों में रहूंगी, इसलिए किसी खास इंतजाम की जरूरत नहीं। बस एक कोचवान को दे दें, किसी बांदी को भी साथ नहीं कर जाऊंगी। ऐसे विद्वान के पास एक दासी बनकर जाऊंगी, रानी बनकर नहीं। भगवान तुझे सुखी रखें। ऋषि मुनि की ऐसी ही इज्जत करनी चाहिए। ऐसा तू कहे मैं करूँगा, उसके पिता ने कहा। और फिर साइका की मर्जी के मुताबिक इंतजाम कर दिए गए। साइका का सजा हुआ रोत महाराज नैनवा की इस्ताहान की तरफ चल पड़ा। सिर्फ एक कोचवान के साथ था। साइका ने किसी को भी साथ नहीं लिया था। उसे बहुत बड़ा काम करना था और इस सिलसिले में महाराज नैनवा से खुलकर गुफ्तगू करनी थी। वीरान इलाके में ये छोटा सा मंदिर बेहद पुरअसरार लगता था। यहाँ जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन नैनवा महाराज यहीं रहते थे। साइका रास्ते भर उनके बारे में सोचती आई थी। उसके जहन पर इन खौफनाक आंखों का तसव्वुर तारी था। अभी वो उन आंखों को देखकर सहम गई थी, लेकिन वो नातजर्बेकारी की उम्र थी। वो इन आंखों से खौफजदा नहीं हो सकती थी। अब वो इन आंखों के मानी को बेहतर तौर पर समझती थी। बैलों के गले में बंधी हुई चांदी की घंटियां खामोश हो गईं। रुक गया। मंदिर का जो भी दरवाजा, जिसमें बड़ी बड़ी पीतल की नोकदार कीलें लगी हुई थी, खुला हुआ था। ये दरवाजा हमेशा खुला रहता था। साइका रुत से नीचे उतर आई। कोचवान गर्दन झुकाए खड़ा था। रुत को दूर पीपल के नीचे ले जाओ और वहीं बैल खोल दो और आराम करो। जब तक ना मैं बुलाऊं ना आना। मुझे खामोशी से पूजा पाठ करनी है। जो आ गया राजकुमारी, कोचवान ने गर्दन झुकाकर कहा और रुत को दूर पीपल के दरख्तों के नीचे ले गया। साइका धड़कते दिल के साथ मंदिर में दाखिल हो गई। वीरान मंदिर अजीब पुरअसरार माहौल पेश कर रहा था। मैं दरख्तों के पत्ते मट्टी में लपेटे हुए पड़े थे। हवा से खुश्क पत्ते खड़खड़ाहट पैदा करते तो ऐसा मालूम होता जैसे कोई दबे पांव चल रहा है। वो सेहन से गुजरकर अंदरूनी दरवाजे तक पहुंच गई। एक बार पहले भी वो अपने पिता के साथ आ चुकी थी, इसलिए मंदिर के महल वकूअ से वाकिफ थी। और फिर वो इस दरवाजे पर पहुंच गई जहां से गुजरकर इस हॉल में जाया जाता था, जहां पूजा पाठ होती थी। दरवाजे से अंदर कदम रखते हुए उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने नीम तारीख हॉल में चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने कृष्ण महाराज का मुजस्मा था। पूरे महल में मुख्तलिफ बुत खामोश खड़े थे। उनके दरमियान किसी इंसान का वजूद नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, फिर आगे बढ़ी। कृष्ण महाराज उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर झुकी और फिर दरवाजे की तरफ चल दी जहां महाराज नैनवा का इस्तेहान था। दरवाजे पर थोड़ी देर रुककर उसने लरजती आवाज में पुकारा, नैनवा महाराज। उसकी आवाज सुनसान मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज पैदा करती हुई लौट आई। उसने दूसरी बार आवाज दी और अभी उसकी आवाज की गश्त खत्म नहीं हुई थी। सामने मौजूद दरवाजे की पुरअसरार चरचराहट गूंजी। दरवाजे से तेज रोशनी बाहर रेंग आई।